नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दक्षिण चीन सागर में घिर गया चीन, अब अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है फिलीपींस। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रूस को जंग की धमकी, सेना की वर्दी पहनकर सीमा पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र कोरोना वायरस का, पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति कल सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ करेंगे बैठक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दक्षिण चीन सागर में घिरा चीन, अब अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा फिलीपींस। जी हां दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चीन के चल रही टेंशन के बीच फिलीपींस और अमेरिका ने साझा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका के 700 सैनिक और फिलीपींस के 1300 सैनिक हिस्सा लेंगे। फिलीपींस और अमेरिका हर साल बालिकतान नाम से साझा सैन्य अभ्यास करते हैं, लेकिन पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। फिलीपीन सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सिरिलिटो सोबजाना ने बताया कि दक्षिण चीन सागर में अगले 2 हफ्तों तक अमेरिकी सेना के साथ बालिकतान नाम का युद्धाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं आतंकरोधी अभियान और राहत और बचाव कार्य के गुर सीखेंगी। बता दें कि फिलीपींस में अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है। 2 दिन पहले ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेलिन लॉरेंजाना के साथ फोन पर बातचीत की थी। इसी के बाद दोनों देशों ने साझा युद्धाभ्यास का ऐलान किया। पेंटागन के अनुसार दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव और चीन के कृत्रिम द्वीपों से पैदा होने खतरे को लेकर दोनों नेताओं ने गहन चर्चा की थी। इसके अलावा दोनों देशों ने इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। बता दें कि कुछ दिन पहले अमेरिकी नौसेना के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी में युद्ध अभ्यास किया था। उस दौरान अमेरिका के जंगी जहाज से ली गई चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल चीन और फिलीपींस के बीच व्हाइट सन द्वीप को लेकर दर्शकों से विवाद चला आ रहा है। चीन संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर भी दावा करता है, जिसमें व्हाइट सन द्वीप भी आता है। वहीं फिलीपींस इस द्वीप को अपने देश का अभिन्न हिस्सा बताता है। कुछ दिन पहले ही व्हाइट सन द्वीप के नजदीक चीन के करीब 250 जहाज देखे गए, जो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मिलिशिया से संबंधित है। विवादित समुद्री सीमा पर नजर रखने वाली एक सरकारी संस्था ने कहा कि 4 पोतों सहित चीनी ध्वज युक्त जहाजों का चीन के कब्जे वाले मानव निर्मित द्वीपों पर आवड़ा लगना नौवहन एवं समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए घातक है और इससे प्रवाल भित्तियों को खतरा पहुंच सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रूस से जंग की धमकी, सेना की वर्दी पहनकर सीमा पर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन समर्थक रूसी टीवी चैनल से जंग की धमकी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सेना की वर्दी पहनकर अग्रिम मोर्चे पर पहुंच गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। इससे पहले रूसी टीवी चैनल ने धमकी दी थी कि यूक्रेन युद्ध से बस एक कदम दूर है। रूसी टीवी चैनल ने यह धमकी ऐसे समय पर दी है जब पुतिन ने 80,000 सैनिकों और तबाही मचाने वाले हथियारों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया है। रूस ने तनाव बढ़ाते हुए 80,000 सैनिकों के साथ बड़े पैमाने पर टैंक, तोपें, हथियारबंद वाहन तैनात किए हैं, जिससे यह डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रवक्ता यूलिया मेंडल ने कहा कि देश के 40,000 सैनिकों को क्रीमिया में तैनात किया गया है और 40,000 अन्य सैनिकों को डोनबास में तैनात किया गया है। मेंडल ने कहा कि डोनबास में पिछले कई साल से रूस समर्थक अलगाववादी यूक्रेन के सरकारी सैनिकों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इस तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस से लगी सीमा पर स्थित मारियुपोल इलाके में पहुंचे। सेना की वर्दी और हेलमेट पहनकर पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह संकेत दिया कि वह इस धमकी की आगे झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा, सैनिकों को यह पता चलना चाहिए कि उन्हें पूरा राजनीतिक समर्थन हासिल है। वर्ष 2014 में रूस के क्रीमिया को अलग करने के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से गोलीबारी फिर से शुरू हो गई है। यूक्रेन की सेना ने बताया कि रूस समर्थक अलगाववादियों के साथ संघर्ष में उसके 2 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस की ओर से कब्जा करने की पूरी आशंका है और हमारा देश इससे निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वे तैयार हैं, लेकिन हम भी तैयार हैं, क्योंकि हम अपनी जमीन पर हैं और अपने क्षेत्र में हैं। इससे पहले पुतिन के बेहद करीबी कहे जाने वाले रूसी टीवी चैनल के एंकर दमित्री किसिलिएव ने यूक्रेन को नाजी राज्य करार दिया था। दमित्री ने कहा था कि रूस ताकत के बल पर यूक्रेन को नाजी विहीन करने के लिए मजबूर हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति कल सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कोरोना वायरस से उपजी मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न राज्यों के राज्यपालों से संवाद करेंगे। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस प्रकार की यह पहली बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति राज्यपाल
राज्यपालों से संवाद करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस संवाद के दौरान कोरोना से बचाव संबंधी उपायों का जनता द्वारा पालन करना प्रमुख मुद्दा रहेगा। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया था और उस दौरान कहा था कि लोगों की लापरवाही और प्रशासन की सुस्ती के कारण कोरोना के ताजे मामलों में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने लोगों में बचाव संबंधी जागरूकता फैलाने और पात्र लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्यपालों और समाज की विभिन्न हस्तियों को शामिल करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि हमें लोगों को ये बार बार बताना होगा कि टीका लगने के बाद भी मास्क और अन्य जो उपाय हैं उसका पालन अनिवार्य है। लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाही आई है उसके लिए फिर से जागरूकता जरूरी है। जागरूकता के इस अभियान में हमें एक बार फिर समाज के प्रभावी व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों, हस्तियों को अपने साथ जोड़ना होगा। इस संवाद के दौरान ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से इस काम में राज्यपालों का भरपूर उपयोग करने का आग्रह किया था और सर्वदलीय बैठक बुलाकर आगे की रणनीति पर काम करने का सुझाव दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि मेरा आग्रह है कि गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री मिलकर जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे डिजिटल माध्यम से संवाद करें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं समझता हूं कि गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को जोड़ने का एक आंदोलन चलाया जाए और इसके माध्यम से बचाव संबंधी उपायों का पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा, भारत में 100 दिन तक रहेगी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर, अप्रैल मिड में आ सकता है पीक। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों के 1 लाख से ज्यादा आने का क्रम टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 15 फरवरी से 100 दिन बाद तक संक्रमण की यह लहर जारी रहेगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल के मध्य में संक्रमण के मामले पीक पर पहुंच सकते हैं। बता दें, 4 अप्रैल से अब तक हर रोज 1 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। गौरतलब है, मंगलवार को भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,61,736 नए मामले सामने आने के साथ देश में इस महामारी के मामले बढ़कर 1,36,89,453 हो गए। कोविड-19 से पीड़ित लोगों के ठीक होने की दर और गिर गई, अब यह 89.51% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार की सुबह 8 बजे के अपडेट आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। बताया गया है कि संक्रमण के कारण और 889 लोगों की मौत होने से मरने वालों की कुल संख्या 1,71,058 हो गई। संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार 34वें दिन हुई बढ़ोतरी के बीच देश में उपचाराधीन लोगों की संख्या बढ़कर 12,64,698 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 9.24% है। रिपोर्ट में क्या सलाह दी गई? सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस, द बिगिनिंग ऑफ द एंड नाम की एसबीआई की रिपोर्ट के ग्रुप के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांत घोष ने लिखा है। रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि लॉकडाउन और प्रतिबंध अब तक कोरोना के प्रसार को रोकने में प्रभावी नहीं दिखे हैं। वैक्सीन के जरिए ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। एसबीआई की रिसर्च में कहा गया है कि दूसरी लहर की पूरी अवधि 15 फरवरी से 100 दिनों तक ही हो सकती है, यानी 25 मई के बाद और जून के पहले हफ्ते तक स्थिति नियंत्रण होने के आसार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय महामारी को नियंत्रित करने के लिए भारत बेहतर स्थिति में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीनेशन भी गति पकड़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों को देखकर समझा जा सकता है कि प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना केस बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट ने इशारा किया है कि कोरोना को रोकने के लिए अब वैक्सीनेशन ही एकमात्र आशा है। कहा गया है कि अगर लोग और बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन में दिलचस्पी दिखाएंगे तो अगले 4-5 महीनों में 45 के ऊपर की पूरी आबादी को टीका दिया जा सकेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 1 अप्रैल से 45 के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन की छूट दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी विदेश मंत्री की चेतावनी से भड़का चीन, 25 लड़ाकू विमानों के साथ ताइवान में की सबसे बड़ी घुसपैठ। जी हां दोस्तों, चीन ने अमेरिकी विदेश मंत्री की चेतावनी से चिढ़ते हुए ताइवानी एयर स्पेस में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ को अंजाम दिया है। सोमवार को चीनी वायुसेना के 25 लड़ाकू विमानों ने एक साथ ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया। चीन के परमाणु बॉम्बर H-6 के समेत 25 लड़ाकू विमानों के घुसने से ताइवानी वायुसेना भी हरकत में आ गई। एक्शन में आई ताइवान ने भी अपनी मिसाइलों का मुंह चीन के लड़ाकू विमानों की तरफ मोड़ दिया। तनाव बढ़ता देख चीन ने विमान तुरंत ही ताइवान की वायुसीमा के बाहर भाग गए। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह चीन के लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी घुसपैठ है। इससे पहले 27 मार्च को चीनी वायुसेना के 20 लड़ाकू विमानों ने एक साथ ताइवानी वायुसीमा में घुसपैठ की थी। चीन की वायुसेना पिछले कुछ महीनों से लगातार ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रही है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का अभिन्न अंग मानती है। चीनी विमानों की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। ताइवान ने रिपोर्ट जारी कर बताया कि चीन के जिन विमानों ने घुसपैठ की उसमें 2 Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, 1 KJ-500, 4 J-10 लड़ाकू विमान, 14 J-16 लड़ाकू विमान और 4 की संख्या में H-6 के परमाणु बॉम्बर शामिल रहे। ये विमान ताइवान की वायुसेना में अक्सर घुसते रहते हैं। इस क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी चीनी सेना के दक्षिणी कमांड की है, जिसने कुछ दिन पहले
ही ताइवान के नजदीक युद्धाभ्यास भी किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ताइवान पर हमला करने की सोचने को लेकर चीन को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि चीन की आक्रामक कार्रवाई हमारे लिए वास्तविक चिंता का विषय है। ब्लिंकन ने जोर देकर कहा कि ताइवान के पास चीन को जवाब देने के लिए पूरी क्षमता मौजूद है। अमेरिका भी पश्चिमी प्रशांत में शांति और सुरक्षा कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। WHO ने दी चेतावनी, दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही कोरोना वायरस महामारी, बढ़ेंगी मौतें। जी हां दोस्तों, वायरस महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं, यह महामारी अब अपने संकट बिंदु पर पहुंच गई है। विश्व भर में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे पहले WHO ने कहा था कि आने वाले कई सप्ताह तक दुनिया में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या काफी बढ़ेगी। WHO की कोविड-19 रिस्पॉन्स टीम की तकनीकी मामलों की प्रमुख मारिया वान केरखोवे जिनेवा ने सोमवार को एक चर्चा के दौरान यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिससे अधिकारियों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा, हम अब इस महामारी के संकट बिंदु पर हैं और महामारी तेजी से बढ़ रही है। मारिया ने कहा कि पिछले सप्ताह ही कोरोना वायरस के 44 लाख मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा, यह वह स्थिति है जिसकी कल्पना हम 16 महीने बाद नहीं कर रहे थे, जबकि हमने इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। अब वह समय है जहां हर व्यक्ति को सजग रहने और यह जांच करने की जरूरत है कि हमें क्या करना है। पिछले सप्ताह दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में 9% की वृद्धि हुई, जबकि मरने वालों की संख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 13.58 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 29.3 लाख से अधिक लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने अपनी नवीनतम अपडेट में यह खुलासा किया है कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मौतों का आंकड़ा क्रमशः 13,58,55,351 और 29,34,981 है। CSSC के मुताबिक दुनिया में सबसे 3,11,96,121 मामलों और 5,62,64 मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। उधर कुल मामलों की संख्या के लिहाज से भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, ब्राजील तीसरे स्थान पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत को मिली तीसरी कोरोना वायरस वैक्सीन, रूस की स्पुतनिक वी को मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालातों के बीच देश को एक और वैक्सीन के रूप में थोड़ी राहत जरूर मिली है। मंगलवार को कोविड रोधी टीके स्पुतनिक वी को भारत के औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के VG सोमानी ने यह मंजूरी दी है। देश में आपात इस्तेमाल के लिए इस टीके का रूस से आयात किया जाएगा। बताते चले कि देश में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड टीके के पहले से मंजूरी मिल चुकी है। इस तरह यह भारत के पास कोरोना संक्रमण के खिलाफ तीसरी वैक्सीन है। डॉक्टर रेड्डीज ने पिछले साल सितंबर में इस टीके के मेडिकल एग्जामिनेशन और भारत में इसके डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार के लिए रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के साथ भागीदारी शुरू की थी। बता दें कि स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के टेस्ट के अंतरिम नतीजों में इसके 91.6% प्रभावी होने की बात सामने आई थी। स्पुतनिक वी को मंजूरी मिलना भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खासकर उन राज्यों के लिए जहां वैक्सीन की कमी टीकाकरण अभियान में आड़े आ रही है। जानकारों का कहना है कि एक और वैक्सीन के जुड़ जाने से भारत कोरोना का मुकाबला और मजबूती से कर पाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के 15 लाख श्रमिक आयुष्मान योजना से जुड़ेंगे। मजदूर दिवस पर PM मोदी कर सकते हैं घोषणा। जी हां दोस्तों, कोरोना की दुश्वारियों के बीच बिहार के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें बीमार होने की स्थिति में इलाज के पैसों के लिए परेशान नहीं होना होगा। श्रम संसाधन विभाग में निबंधित श्रमिकों को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है। तब उनके इलाज पर होने वाला 5 लाख तक का खर्च इस योजना से आच्छादित होगा। 1 मई यानी मजदूर दिवस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर सकते हैं। बिहार में यूं तो श्रमिकों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन श्रम संसाधन विभाग में करीब 15 लाख श्रमिक निबंधित हैं। यह भवन निर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड से निबंधित इन श्रमिकों को अभी तक राज्य सरकार हर साल 3,000 रुपए बतौर चिकित्सा अनुदान देती है। यह राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाती है। हालांकि बीमारी की स्थिति में यह राशि बेहद कम है, जिससे इलाज करा पाना संभव नहीं हो पाता। श्रमिकों की इन दुश्वारियों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के निबंधित श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। निबंधित श्रमिकों के वार्षिक प्रीमियम की राशि राज्य सरकार देगी। यह राशि तकरीबन 110 करोड़ के करीब है। श्रम विभाग यह पैसा राज्य स्वास्थ्य समिति को दे रहा है। श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाने की औपचारिक घोषणा होते ही स्वास्थ्य विभाग और श्रम संसाधन विभाग के बीच एक समझौता पत्र भी हस्ताक्षर किया जाएगा। श्रमिकों के साथ सरकार को भी लाभ। निबंधित श्रमिकों के आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाने से यहां श्रमिक परिवारों को लाभ होगा। उन्हें इलाज के लिए पैसे जुटाने को किसी पर निर्भर नहीं होना होगा। वहीं सरकार के खजाने पर भी आर्थिक बोझ घटेगा। दरअसल अभी श्रमिकों को 3,000 रुपए के हिसाब से वार्षिक चिकित्सा अनुदान देने पर सरकार को करीब 450 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। आयुष्मान से जुड़ने के बाद वार्षिक प्रीमियम चुकाने में 110 करोड़ के करीब ही खर्च होगा।
श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि विभाग से निबंधित करीब 15 लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की तैयारी कर ली गई है। जल्द इसकी शुरुआत होगी। श्रमिकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा से आच्छादित किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उभरते चीन को रोकने के इच्छुक अमेरिका के लिए भारत से महत्वपूर्ण कोई और देश नहीं, अमेरिकी थिंक टैंक। जी हां दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति संबंधी मुख्य अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है कि अमेरिका उभरते चीन को रोकना चाहता है और ऐसे में उसके लिए भारत के महत्वपूर्ण कोई अन्य देश नहीं है जिसके पास अत्यंत दक्ष तकनीकी पेशेवर हैं और जिसके अमेरिका के साथ मजबूत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंध हैं। थिंक टैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह कहा। उसने अमेरिका को भारत पर अत्यधिक निर्भर होने को लेकर सचेत करते हुए यह भी कहा कि यदि दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा, डेटा संचालन, शुल्क, कर, स्थानीय विषय वस्तु की आवश्यकताएं या व्यक्तिगत निजता जैसे मामलों पर बड़े मतभेद पैदा होते हैं तो आईसी सेवा प्रदाता भारत रणनीतिक समस्या बन सकता है। रिपोर्ट में सबसे खराब और सबसे अच्छे परिदृश्यों पर गौर किया गया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि एक परिदृश्य यह है कि भारत और चीन के बीच तनाव कम हो और दोनों पड़ोसी देशों के बीच कारोबारी संबंध मजबूत हों। ऐसी स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था पूर्व दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाएगी और अमेरिका इस बारे में कुछ खास नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट के अनुसार दूसरा परिदृश्य यह है कि चीन के कारण आर्थिक, सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी चुनौतियां बढ़ने के बीच भारत और अमेरिका के हित समान हो। ऐसी स्थिति में अधिकतर विकसित देशों में लोकतांत्रिक नियम कायम रहेंगे क्योंकि विकासशील देश बीजिंग मॉडल के बजाय दिल्ली मॉडल को देखेंगे। थिंक टैंक ने कहा, अमेरिका उभरते चीन को रोकना चाहता है और ऐसे में भारत से महत्वपूर्ण कोई अन्य देश नहीं है जिसका आकार बहुत बड़ा है, जिसके पास अत्यधिक कुशल तकनीकी पेशेवर हैं और जिसके अमेरिका के साथ मजबूत राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंध हैं। ITIF के सदस्य एवं रिपोर्ट से यह लेखक डेविड मोशिला ने कहा कि जो ताकतें अमेरिका और चीन के बीच मतभेद बढ़ा रही है वही ताकतें अमेरिका और भारत को निकट ला रही है। उन्होंने कहा, अमेरिका, भारत और चीन के संबंध आगामी कई वर्षों तक बौद्धिक प्रतिद्वंद्विता, वैश्विक प्रतिद्वंद्विता और डिजिटल नवोन्मेष को आकार देंगे। व्यापक संभावित परिदृश्य होने के बीच दो बातें स्पष्ट हैं। चीन से मुकाबला करने और उस पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत को अमेरिकी प्रयासों का अहम हिस्सा होना चाहिए और इससे अमेरिका की वैश्विक निर्भरताएं विनिर्माण से लेकर सेवा क्षेत्र तक अवश्य बढ़ जाएंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अनुसंधान एवं विकास, नवोन्मेष केंद्रों, मशीनों संबंधी जानकारी विश्लेषण, उत्पाद की डिजाइन एवं जांच और IT एवं जीव विज्ञान समेत विभिन्न क्षेत्रों में अहम प्रगति कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, उपज का दाम सीधे बैंक खाते में मिलेगा, पूरे देश में लागू हुई व्यवस्था। जी हां दोस्तों, किसानों के आंदोलन के बीच सरकार ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए बताया कि पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधा उनके बैंक अकाउंट में मिलने के साथ ही पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो गई है। अब देश भर के किसान उपज को MSP पर बेचने के बाद पैसा सीधा अपने खातों में पाएंगे। आजादी के बाद से किसान हित में लाया गया यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उठाए गए कदम से छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब किसानों को MSP पर बेची गई उनकी उपज का दाम सीधा उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। इसका लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जो किराए की जमीन पर खेती करते हैं। सिस्टम में पारदर्शिता आने से वे किसी बहकावे में नहीं आएंगे और इन किसानों को भी उपज का पूरा दाम मिलेगा। पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलने के साथ यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गई है। ज्ञात हो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए सीधे बैंक खाते में भुगतान का नियम बना दिया है, जिसे पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। वर्ष 2018 और 2019 के दौरान पंजाब को केंद्र की ओर से 1 दर्जन बार पत्र लिखा गया, लेकिन पंजाब की ओर से हर बार इसे लागू करने में असमर्थता जाहिर की गई। कहा गया कि आढ़तियों के दबाव और मंडी नियमों के चलते ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा है। खाद्य मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम के आला अफसरों ने लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में रहकर इसकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की है ताकि आढ़तियों के मार्फत होने वाले भुगतान को रोका जा सके, लेकिन अभी तक बात नहीं बन सकी है। रुख करते हैं ताइवान को लेकर अमेरिका गंभीर, चीन को दे डाली चेतावनी। जी हां दोस्तों, ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को चीन के लिए चेतावनी जारी की। इसमें चेताया गया है कि यदि किसी ने ताइवान की यथास्थिति में बदलाव करने का प्रयास किया तो यह गंभीर गलती मानी जाएगी। ब्लिंकन ने कहा, हमने जो देखा है और हमारे लिए जो वास्तविक चिंता का कारण है वह है बीजिंग सरकार की गतिविधियों को जो ताइवान को लेकर है। उन्होंने कहा, हम ताइवान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उल्लेखनीय है कि ताइवान और
अमेरिका के बीच समझौता है कि अगर ताइवान की सुरक्षा पर कोई संकट आता है तो वह मदद के लिए आएगा। ताइवान पर चीन अपना दावा करता है। इसके अलावा ताइवान न्यूज ने गूगल अर्थ की हाल ही की तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि चीन ने ताइवान के नजदीक फुजियान प्रांत में चीनी एयरफोर्स के 2 ठिकानों को तेजी से अपग्रेड किया है। ताइवान ने कहा है कि चीन के इस कदम से क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ गई है। इससे पहले पिछले माह अलास्का में अमेरिका चीन की महत्वपूर्ण बैठक से पहले प्रभावशाली 20 सांसदों के समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से ताइवान को समर्थन देने का अनुरोध करते हुए दक्षिण चीन सागर में तथा भारत समेत अन्य पड़ोसियों के खिलाफ चीन के आक्रामक बर्ताव का मुद्दा उठाने की अपील की थी। दरअसल चीन ने धमकी दी थी कि ताइवान की आजादी का मतलब। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।